वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको कवर कराने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर उस बच्चे को नहीं समझ में आती है जिसके प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी होती है। वो कहता है मुझे थ्योरी नहीं समझ में आ रही है। तो अब अगर आपके एग्जाम्स निकट आ गए हैं, आपके पास में है एग्जाम्स, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखते रहना। एक एक चीज इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर की वीडियो मैं पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आएगी। 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो होगी। फटाफट देखना और खत्म करना। चैप्टर मेरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर सबसे पहले ये देख लो कि कितने पॉइंट कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन है। दूसरा नंबर है लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। हम यहां से लेके पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 3 तक की एक वीडियो बनाएंगे। पार्ट ए आपको ये इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्लीक ऑब्लिक स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। चैप्टर के अंदर, चैप्टर तुमने स्टार्ट किया, सारे के सारे पॉइंट लिख लिए, एक जंग खत्म हो गई। कम से कम ये पता चल गया कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। कितने पॉइंट पढ़ने? 9 पॉइंट पढ़ने। तो मैं चैप्टर शुरू करवा रहा हूं, ठीक है। फटाफट इतने पॉइंट वीडियो पॉज करके लिख लेना सारे के सारे। ये फिर ये चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि इंट्रोडक्शन जो पॉइंट है इसके 3 पार्ट में कवर किया गया। चैप्टर का नाम है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की इकोनॉमी के हालात आजादी के टाइम पे। तो आजादी के टाइम पे भाई गोरे आए थे, गोरों ने हमें कुछ नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ा था भैया। जितना पैसा लेके जा सकते थे लेके गए, मसाले तक लेके चले गए अपने चिंदी पन्ने में, उन्होंने सब खत्म कर दिया था। तो हमें पता है इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन कैसे थी। लेकिन सर ऐसे हमें पता है ना, लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हमने 3 पॉइंट में तोड़ा है। पहला मेन हिस्टोरिकल इवेंट, दूसरा व्हाट इज कोलोनियलिज्म, और तीसरा इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से पहले कब थी। अब सर डेट्स की बात आती है कि डेट्स नहीं याद होती हैं। तो डेट्स कैसे याद करनी है? आपको ये याद करना है, सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट में 3 मेजर इवेंट आएंगे। क्या? 1757, 1857, 1947। देखो आराम हो गया। 57, 57, 57, 17, 18, 19, 3 हो गया। अब क्या है सर ये डेट्स? देखो 1757 सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? इट रिप्रेजेंट्स बैटल ऑफ प्लाजे। बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे किसके किसके बीच हुई थी? बैटल ऑफ प्लासे हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद्दौला। ये थे लास्ट नवाब। कौन थे ये? लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। इनके बीच में हुई थी। गोरे कब आए थे? मेरा मतलब है ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स कब आए थे? तो मैं तो गोरे ही बोलता हूं, आप भी देख लीजिए आपको क्या बोलना है, मैं तो गोरा बोलूंगा। 1757 मैंने कहा 17 में आए थे, 200 साल तक राज किया था। 1757, 1857 और 1947 तक गए थे, अराउंड 200 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहला 1757 यानी 1757 में क्या था? बैटल ऑफ प्लाजे हुई। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अब ये जो बैटल हुई थी इसमें दौला साहब हार गए, सिराज साहब हार गए, और यहां से ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हमारे देश में। फिर दूसरा आता है 1857। ये दूसरी मेजर डेट है। 1857 में इंडियन रेबेलियन ने रिवोल्ट कर दिया था। मंगल पांडे देखिए ना, मंगल पांडे में क्या था कि मंगल पांडे में कहते हैं कि भैया हमें गोलियां जो आप बना के दे रहे हैं, जो कारतूस है उसमें गाय और पोर्क की चर्बी, और हम एक ब्राह्मण आदमी हैं और हम किस तरीके से ये गोलियां चलाएंगे, इसकी चलते चलते एक बहुत ज्यादा बड़ा रिवोल्ट हो गया था। तो ये इंडियन रिबेलियंस के बीच रिवोल्ट हो गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स को लगा था कि अब सत्ता गई। तो दूसरी सबसे बड़ी डेट थी 1857 की। 1857 में क्या था? 1857, एक मिनट बच्चा, 1857 में रिवोल्ट छिड़ गया था। किसका? रिवोल्ट ऑफ
रिवोल्ट ऑफ 1857 ही इसको बोलते हैं। इसके इसके तहत क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में या रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में, इसको रिवोल्ट बोल दो रेवोल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। क्या हुआ था, जो फॉर्मल एंडिंग थी किसकी, मुगल एम्पायर की, वो यहां से एंड होती है। फिर सीधा सीधा रूल किसके एंड पे चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, फॉर्मल एंडिंग हो गई मुगल एम्पायर की। पहले जो मुगल एम्पायर चल रहे थे उसके तहत सारे काम चल रहे थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, और इस रिवोल्ट के बाद सब खत्म। इस रिवोल्ट पे सारी सब कुछ किसके हाथ में आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और सबसे प्यारा 1947, तीसरी डेट क्या है, इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तीसरी डेट हमारी इंडिपेंडेंस की। ये हो गई तीन मेजर इंपॉर्टेंट डेट, 1757, 1857, 1947, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 1757 बैटल ऑफ प्लाजे, किसके किसके बीच हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच, यहां से ब्रिटिशर्स आते हैं। दूसरा 1857, ये था क्या, रिवोल्यूशन ऑफ 1857 जी के, ठीक है, जिसके बाद फॉर्मल एंडिंग हो गई मुगल एम्पायर की और सारा सारा रूल किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। तीसरा था 1947, यहां पर हमें आजादी मिली। अब सर दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा ये आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट करते चलना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कोलोनियलिज्म। भाई कोलोनियलिज्म क्या होता है, कोलोनियलिज्म एक सिस्टम है। कोलोनियलिज्म एक सिस्टम होता है जहां एक कंट्री, एक नेशन रूलर होता है और दूसरा उसकी कॉलोनी। तो यहां पर क्या था, एक ऐसा सिस्टम था, इंडिया एक ऐसे सिस्टम के तहत चल रहा था कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए थे। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज किया है, ठीक है, उनकी छोटी 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 कॉलोनी थी, उनमें से एक इंडिया भी थी। तो इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ अ ब्रिटेन। तो कोलोनियलिज्म की मीनिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रिलेशन, इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रिलेशन between two countries of which one is the ruler and other is the कॉलोनी, अदर इट्स कॉलोनी। ठीक है, तो मैं ये डेफिनेशन आपको बता देता हूं, इट रिफर्स टू अ सिस्टम, नोट करना चाहे कर लीजिएगा, रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर वन कंट्री इज द रूलर एंड अदर इट्स कॉलोनी। ठीक है, वहां पर हमारे देश में क्या था, रूलर कौन था, इंग्लैंड था, और हम इंग्लैंड की एक कॉलोनी थे। तीसरा आता है इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। गोरों के आने से पहले हिंदुस्तान, यानी 1757 से पहले इंडिया के हालात कैसे थे, इंडिया के हालात बहुत मजेदार थे। मतलब हमारा ना सब चीज में अच्छा चल रहा था, हमारा मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, हमारी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी जो गोरों ने खराब कर दी थी। ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, कुछ पॉइंट लिख लो इस तरीके से। हमारा ना हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट था हमारा। हैंडीक्राफ्ट का डंका इतना था कि हमारा हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में जाता था। हैंडीक्राफ्ट, डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट थे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा क्या, मेटल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टोन वर्क, ये सारी चीजें हुआ करती थी। हम एक सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी थे, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। ये 4 पॉइंट, 1 2 3, और इसके बाद आ जाएगा कि हमारे पास क्या क्या था, मेटल इंडस्ट्री, स्टोन वर्क होता था हमारे पास, मेटल इंडस्ट्री का होता था, गोल्ड वर्क होता था। तो मेटल, स्टोन वर्क, गोल्ड वर्क एटसेट्रा, ये कुछ प्रेशियस इंडस्ट्रीज के पार्ट हो गए। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब वापस आओ, वापस चलो वापस। तो पहला हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर किया, इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट है, हिस्टोरिकल इवेंट, कोलोनियलिज्म क्या होता है, और इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। अगला पॉइंट कह रहा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आता है, कह रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो था, ना के बराबर था। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसके अंदर 3 पॉइंट आएंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करी जाएगी, दूसरी बात की जाएगी कि कोई अटेम्प्ट नहीं किए गए इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सही तरीके से एक्यूमुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, और तीसरा है इंडिविजुअल एक्सपर्ट, जो अटेम्प्ट किए गए, इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए गए अलग अलग एक्सपर्ट्स के लिए, वो सारी बातें। तो सबसे पहली चीज क्या थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर होते क्या है, जैसे मैंने कहा नेशनल इनकम, और कैसे पता चलता है देश बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन इकोनॉमी। तो पर कैपिटा इनकम, ये दो होते थे हमारे इंडिकेटर्स। अब
ये होगा इंडिकेटर। दूसरा पॉइंट इससे निकल के आता है क्या, कि कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट नहीं किए ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा हमें क्या मतलब, हमें तो अपने काम से मतलब है, जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जितना निचोड़ सकते हो इंडिया से निचोड़ लो। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाए तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात आती है। और नेशनल इनकम की बात करूं या मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी वाज लेस देन 2%, लेस देन 2%, ये एक पॉइंट आता है। और पर कैपिटा ग्रोथ रेट वो लेस देन था 0.5% से, ठीक है। तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट was just 0.5% या 0.5%। तो इससे तुम्हें समझ में आ जाता है जिस देश की जीडीपी 2% है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट 0.5% है, वहां पर क्या होगा, पॉवर्टी। तो ये पॉइंट निकल के आ गया किससे, इकोनॉमिक इंडिकेटर से। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट नहीं किए कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम। तीसरा आता है इंडिविजुअल एक्सपर्ट। अब इसमें ये जनरल में आ गया, ये जनरल में आ गया, ये बनेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए गए कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो वो इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स के नाम कहते हैं। सबसे पहला नाम आता है क्या, मैं इसको अलग उससे लिख रहा हूं आराम से आपके लिए, आप समझ जाइएगा। सबसे पहला नाम आता है क्या, डॉक्टर VKRV राव। दूसरा नाम क्या आता है, RC देसाई। तीसरा आता है दादा भाई नारोजी। ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी के रिलेटेड बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट वादिया एंड जोशी। और फिफ्थ है हमारा विलियम डिग्बाय। ठीक है, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, दादा भाई नारोजी, वादिया एंड जोशी, विलियम डिग्बाय, ये कुछ एक्सपर्ट थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम एस्टिमेट करी। लेकिन सही मायने में जो सबसे सही कैलकुलेशन थी, जिनके एस्टिमेट सबसे करेक्ट थे, वो थे हमारे राव साहब, डॉक्टर VKRV राव। तो मोस्ट क्लोजेस्ट एस्टिमेशन किसका था, VKRV राव का। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बनता है। एक आदमी और था जिसका नाम था KT शाह। ठीक, सबने एस्टिमेट किए, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स अपने अपने निकाले, अपने अपने हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, लेकिन सबसे ज्यादा सही एस्टिमेशन किसका था, डॉक्टर VKRV राव का। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें पढ़ने वाले पॉइंट कहते हैं, पहला ये पढ़ेगा और दूसरा क्वेश्चन इससे बनेंगे कि कितनी जीडीपी थी और कितनी पर कैपिटा ग्रोथ रेट था। जीडीपी थी लेस देन 2%, पर कैपिटा ग्रोथ रेट था 0.5%। लिख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आएगा जरूर। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में जानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालात था। हमने ये पढ़ लिया प्रायर टू ब्रिटिश इन्वेजन इंडियन इकोनॉमी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत इनके आने के बाद कैसे हुई, तो हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया दो तरीके से, एक स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फैक्टर कॉजिंग बैकवर्डनेस, ठीक है, दो पॉइंट में हमने एक्सप्लेन किया। तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर की हालात कैसी हो गई थी गोरों के आने के बाद। सबसे पहली चीज लो प्रोडक्टिविटी, एक पॉइंट आता है। लो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि जितना फर्टाइल लैंड है, जितना पोटेंशियल है उस लैंड के प्रोडक्शन का, उतना प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है। क्यों, कि अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऐसे क्योंकि उन्होंने कई सारी बातें, उन्होंने हमारे लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ किया नहीं, हमारे लैंड फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि अगर एक मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन दिया गया इन लाख टन्स। ठीक है, 1947 एक ईयर दिया गया है और एक 2015 दिया गया है। वीट का प्रोडक्शन इन 1947 वाज 64 लाख टन्स, जो कि 2015 में हो गया 935 लाख टन। क्या देश बड़ा हो गया हमारा?
ऐसा तो नहीं है, उल्टा छोटा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, एक पाकिस्तान बना दिया गया था, तो उल्टा छोटा हो गया था। फिर ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया? क्या जरूरी है कि क्या बोलते हैं गोरों के जाने के बाद से ही अचानक से चीजें ठीक हो गई थी, हमारा लैंड अचानक से फर्टाइल हो गया था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। हमारा प्रोडक्शन इसलिए खराब था क्योंकि हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है? ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई, ना ही लैंड रिफॉर्म्स बनाए। जब गोरे गए तब ये सारी चीजें हुई, लैंड रिफॉर्म्स बने, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसके चलते हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज आ गया। राइस का प्रोडक्शन 226 लाख टन था, जो कि बढ़ के कितना हो गया? 1032 लाख टन। तो ये हो गया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्शन क्या बोलते हैं गोरों की वजह से कम था, सारा मेजर वजह हमारी भी थी, हम मैकेनाइज्ड मींस नहीं यूज करते थे। लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? पहले प्रोडक्शन कम था, अब प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है? आगे बढ़ो भाई फटाफट, चलो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कह रहा है हाई वल्नरेबिलिटी। हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स वर सो वल्नरेबल, दे वर सो डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल कि अगर रेनफॉल हुई तो प्रोडक्शन होगा, रेनफॉल नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगा। बीच का कोई सहारा नहीं है कि इरिगेशन लगा लेंगे, कि जमीन से पानी निकाल लेंगे, कोई कुछ मतलब नहीं है। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या? हेल्पलेस थे वो लोग, कि इंद्रदेव को देख के कहते थे भैया बारिश कर दो, अगर हो गई तो वो काली मेघा पानी तो बरसाओ, जैसे लगान में चलता था। तो वो बस हालात वैसे ही थे कि ऊपर देख के कह रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो भला हो गया, नहीं तो भला हो गया, ठीक है? आगे बढ़ गए। तो हाई वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, ऐसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इसका मतलब होता है पीस हेयर एंड पीस देयर। इसका मतलब क्या हो गया? जो किसानों के पास जमीन थी वो ऐसे नहीं थी कि एक बड़ी सी जमीन पड़ी हुई है एक ही गांव में। अब किसान के पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, 1 बीघा यहाँ है, 3 बीघा वहां है, कुछ एकड़ एक जमीन, कुछ एकड़ एक गांव में पड़ा है, कुछ एकड़ 3 गांव छोड़ के पड़ा हुआ है। अब किसान तो एक ही होगा, वो बेचारा किसानी एक ही जगह कर पाएगा, फार्मिंग एक ही जगह कर पाएगा। अब वो चाहे इस गांव के खेत में कर ले, चाहे आने वाले 3 मतलब जो 3 गांव बाद है उस खेत में कर ले। तो यहां पर क्या था? ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो प्रोडक्शन एक इस वजह से भी कम हुआ था कि जो हमारा लैंड है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि पीस हेयर एंड द पीस देयर, ठीक है? कुछ जमीन यहां और कुछ जमीन कहीं और, तो एक किसान एक ही जगह काम कर सकता था। ये हो गया स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों में। नेक्स्ट आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? फार्मिंग का उस टाइम पे कोई कमर्शियल आउटलुक था ही नहीं। फार्मिंग का क्या था कि भैया हम अनाज उगाएंगे तो अपनी फैमिली को 1 साल का अनाज दे देंगे, रोटी कपड़ा, रोटी तो हो ही जाएगी, ठीक है? कपड़ा कह रहा हूं मैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है? फार्मिंग फॉर एग्जिस्टेंस। फार्मिंग फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। ये थी हमारी स्टेट। इट वॉज अ स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 4 पॉइंट: लो प्रोडक्टिविटी, हाई वल्नरेबिलिटी, स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, सबसिस्टेंस फार्मिंग। चारों पॉइंट नोट करिए, सबके आगे के की टर्म लिखिए, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्या फैक्टर्स क्या था? नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। फैक्टर कॉजिंग बैकवर्डनेस, तो 2 फैक्टर थे मेजर। एक था जमींदारी सिस्टम, क्वेश्चन नक्की नक्की आएगा। जमींदारी सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर ये फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन और जमींदारी क्या है? आगे बताते हैं, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं भाइयों, चलिए भाई। सबसे पहला पॉइंट आता है जमींदारी सिस्टम में फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस में। पहला पॉइंट जमींदारी सिस्टम, इसको बोलते थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। लगान देखिए ना, लगान 3 गुना लगान वसूला जाएगा, तो वो कहते हैं 3 गुना लगान वसूला जाएगा मतलब 3 गुना टैक्स लिया जाएगा। अब टैक्स सरकार जो जमीन से आपसे, मतलब आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपसे भी टैक्स लेगी, तो उस जो टैक्स फार्मर देता था उसे लगान कहते थे, ठीक है? अब वो पैसा तो नहीं देता था, तो क्रॉप्स रख लेते थे, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन रख लेते कि आपके इतनी क्रॉप का हिस्सा हमारा हो गया। तो एक, अब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश था, अब वो एक कृषि प्रधान देश आज भी है, पहले भी था, ठीक है? तो हर एक आदमी के घर से जाके यार तुमने कितना क्रॉप प्रोड्यूस किया, लाओ हमको हिस्सा दो, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल था। जो गोरों ने चली चाल, गोरों ने क्या चली? एक चाल चली। उन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप फॉर्म किया। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप फॉर्म किया। ऊपर बैठे खुद यानी कॉलोनियल
गवर्नमेंट गोरे, ठीक। इस साइड थे हमारे कहीं जमींदार और इस साइड थे बेचारे गरीब किसान, टिलर्स, ठीक। गोरों ने अपॉइंट किया जमींदार को, जमींदार, अब जमींदार एक जमींदार अपॉइंट किया गया जो 300-400 गांव का मालिक हो गया। मालिक कैसे हो गया? ओनरशिप ऑफ द सॉइल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीजेंट टू द जमींदार। अब जो ओनरशिप थी वो किसके पास चली गई थी? वो चली गई थी जमींदार के पास। तो जमींदार वर अपॉइंटेड एज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द सॉइल, ओनरशिप छीन ली। दूसरी चीज क्या था कि जमींदार इनसे, टिलर से टैक्स लेता था और गोरों को देता था। हमसे टैक्स या लगान वसूला और टैक्स इनको दिया। बट खेल क्या था? खेल यह था कि गोरों ने जमींदार को अपॉइंट किया था एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जमींदार तो अपने घर के थे, वही तो कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा। अपनों ने ही लूटा था भाई। जमींदार क्या करते थे? उसको पूरा राइट था कि वो कितना भी चाहे उतना टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लगान ले सकता है अपने फार्मर से। तो यहां पर क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे रहा है, लेकिन पीजेंट से मनचाहा टैक्स ले रहा है। तो लिखेंगे कैसे? 3 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? जमींदार वर अपॉइंटेड एज द मेन ओनर ऑफ द सॉइल, नंबर 1। दूसरा, जमींदार वर टू पे फिक्स्ड सम टू गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। जमींदार जो था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड सम देता था इन फॉर्म ऑफ टैक्स। और तीसरा था, जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जितना चाहे उतना टैक्स वो वसूल लेता था, उस पे कोई रोक टोक नहीं थी। तो खून चूसने वाली बात हो गई। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक, जो फीचर बताता है जमींदारी सिस्टम का। अब इस तरीके की हालात है तो ये जो बेचारा कोने में एक किसान पड़ा हुआ है उसकी क्या हालत होगी? कोई हालत नहीं रह जाएगी, वो किसी लायक नहीं रह जाएगा। सपोज करो अगर 100 किलो अनाज उगा रहा है तो 70 किलो जमींदार ले लेता था और 50 किलो इनको दे देता था, तो 30 किलो में अपना साल भर जीवन चला पाएगा? चलाना पड़ता था, इसीलिए किसान मर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। इससे भी मन नहीं भरा। अब गोरों को पता चल गया 1940 से कि भैया सुभाष चंद्र बोस आने वाले हैं, यह आदमी निकल चुका है और कहीं ना कहीं से पंगे हमारे साथ कर देगा। तो उनको जब एहसास हो गया इस चीज का कि हमारे दिन भर गए, तब उन्होंने क्या किया कि अब जितना ज्यादा और निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, खून पी सकते हो पी लो, इस तरीके का काम चालू कर दिया है ना। तो उन्होंने क्या किया? किसानों को जबरदस्ती की कि अब तुम सिर्फ एक काम करोगे, अब तुम कोई कन्वेंशनल क्रॉप नहीं प्रोड्यूस करोगे, अब तुम करोगे सीधा कैश क्रॉप। क्या करोगे? कैश क्रॉप। पहले मरता क्या ना करता, वही वाली बात थी। पहले वो क्या करता? पहले किसान तो जाता था कम से कम वीट और राइस का प्रोडक्शन करता था, अपने थोड़ा बहुत लगान देता था, जो 30 किलो 40 किलो बचता था उससे खुद के परिवार का खाना पीना चला लेता था। लेकिन अब गोरों ने कहा नहीं, अब तुम करोगे कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सारी क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए भैया? हमारी ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगी पड़ी हैं, तुम अगर रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो हम पैसा कहां से कमाएंगे? तो ये हो गया फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स को फोर्सफुली एडवांस पेमेंट दी गई कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करें। चलिए 3 पॉइंट इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसका मीनिंग क्या था? शिफ्टिंग फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर मार्केट। कल्टीवेशन फॉर सेल्फ टू कल्टीवेशन फॉर मार्केट। अपने लिए कल्टीवेट करने से अच्छा है मार्केट के लिए करो। दूसरा क्या किया गया? इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम कन्वेंशनल क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। कन्वेंशनल क्रॉप्स थी हमारी वीट, राइस, और कैश क्रॉप्स थी इंडिगो और कॉटन। अब वीट राइस खा के तो काम चला ले, इंडिगो और कॉटन कैसे खाएगा? तो और मरने वाली हालत हो गई। नेक्स्ट, farmers were forced to advance payment to accept, forced to accept, इसके ऊपर होगा forced to accept advance payment for cultivation of indigo। ये 3 पॉइंट मिलाओगे तो ये पॉइंट तैयार हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो भाइयों बहनों, इसको रोक के पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर वाला पॉइंट तो खत्म हो गया क्या सर? नहीं, एक पॉइंट है जो तुम्हें बहुत आसानी से नहीं कवर करा जाता है, एनसीईआरटी किताब में बॉक्सेस में दिया जाता है।
इससे तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे सीयूईटी में क्वेश्चन बने थे, इससे तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बने थे, हर साल बनते हैं और हर साल बच्चे इग्नोर करते हैं। मैं वो पॉइंट कवर करा देता हूं। वो पॉइंट है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के पार्टीशन के बाद क्या हुआ था? इंडिया के पार्टीशन कैसे हुआ भाई? पाकिस्तान बना दिया था गांधी जी ने, एक इधर दे दिया था जिन्ना साहब को और एक ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था जो करंटली हमारा बांग्लादेश है। उससे हमारे का क्या फायदा हुआ कि नुकसान? भाई बिल्कुल नुकसान हुआ। तीन तरीके से हमने इस चीज को समझाया है कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया था, दूसरा फूड प्रॉब्लम्स हो गई थी, तीसरा मार्केट साइज का लॉस हो गया था। मार्केट जो पहले बहुत बड़ी थी अब वो बहुत छोटी हो गई थी। अब इसके पीछे को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरीके का रॉ मटेरियल? कॉटन, मतलब जूट, इंडिगो, यही सारे तो रॉ मटेरियल होते थे जो फिनिश प्रोडक्ट की तरह जो रॉ मटेरियल भेजे जाते थे जिससे हमारी इंडस्ट्रियल बेस चल रहा था। तो सबसे पहली चीज, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम दो तरीके से देखी गई। जूट मिल्स जो कि कलकत्ता में थी, इनको फेस करनी पड़ी। टेक्सटाइल मिल्स जो मुंबई और अहमदाबाद में थी, इनको फेस करनी पड़ी। और दूसरा क्या था? फर्टाइल लैंड अंडर द जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि अब देखो ना, रिलेट करो, ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, फिर हिंदुस्तानी फौज गई, हिंदुस्तानियों ने बचाया, उसको रिलीज किया, आजादी दी, ठीक है, तब वो बांग्लादेश बना। तो ये क्या है? ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहां पर जूट प्रोडक्शन बड़े अच्छे पैमाने पर होता था, लेकिन वो तो अब पहले तो इंडिया का पार्ट था, उसको पाकिस्तान बना दिया, तो इंडिया का कोई लेना देना नहीं। तो नुकसान किसको झेलना पड़ रहा था? जूट मिल्स को, ठीक है। सेम चीज टेक्सटाइल मिल्स में जो हो रहे थे मुंबई में, अहमदाबाद में, इनको भी झेलना पड़ रहा था। दूसरा ये हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ये सारे याद रखिएगा कि जूट मिल कलकत्ता में थी, टेक्सटाइल मिल मुंबई और अहमदाबाद में थी। प्रॉब्लम क्यों आई थी? क्योंकि जो मेजर फर्टाइल लैंड था जूट के प्रोडक्शन के लिए वो पाकिस्तान के पास चला गया था, ईस्ट पाकिस्तान, करंटली बांग्लादेश, ठीक। फूड प्रॉब्लम कैसे आई? पंजाब का मेजॉरिटी हिस्सा, सिंध, ठीक है, तो सिंध और जो वेस्ट पंजाब का हिस्सा था वो किस में चला गया? जो करंट पाकिस्तान है वहां चला गया, इसलिए फूड प्रॉब्लम हो गई थी पंजाब में। पंजाब जो है हिंदुस्तान का एक तरीके से फूड बाउल माना जाता है, सारे अमीर किसान वहीं पर रहते हैं, आपको भी पता होगा। वहां से ही वो पंजाब अगर अपना प्रोडक्शन बंद कर दे तो हिंदुस्तान में भूखमरी आ जाए, ऐसा हालात हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मार्केट साइज, पार्टीशन रिड्यूस द साइज ऑफ मार्केट, इंडिया का मार्केट साइज कम हो गया था। ये एक एग्रीकल्चर का पॉइंट है, इसको मैं कहूंगा आप इस पर स्टार मार्क करें, कुछ याद करें ना करें, ये पॉइंट याद करके चले। अगर ये आप लिखते हैं, अपने आंसर्स में प्रेजेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली टीचर को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आपने बहुत अच्छा किया है और इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये थी इस चैप्टर की पार्ट ए। जल्दी मिलते हैं पार्ट बी में। थैंक यू क्लास।